गुड इवनिंग एवरीवन। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस कई बार आपकी कंप्लेन को ही लेने से मना कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर करना तो दूर की बात है, आपकी कंप्लेन को ही लेने से मना कर दिया जाता है। तो क्या पुलिस आपकी कंप्लेन को लेने से मना कर सकती है? जी हाँ, पुलिस आपकी कंप्लेन को लेने से मना कर सकती है अगर आपकी कंप्लेन में कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र नहीं है। सिर्फ दो ही तरह की कंप्लेन पुलिस ले सकती है, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र है या उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आप पुलिस थाने में कंप्लेन लेके जा रहे हैं कि हमारे घर का नल खराब हो गया है, उसको ठीक कर दीजिए, तो ये वाली कंप्लेन को पुलिस नहीं लेगी। ऐसे ही अगर कुछ और आप लेके जा रहे हैं पुलिस के पास में जो ना तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र कर रहा है और ना वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र कर रहा है, उस कंप्लेन को लेने से पुलिस मना कर सकती है। अब आते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल पे, ये क्या होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, मैं अपने जो लॉयर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि सीआरपीसी में शेड्यूल 1 में डिफाइन किया हुआ था कौन कौन से ऑफेंस जो हैं वो कॉग्निजेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंस जो हैं नॉन कॉग्निजेबल हैं। आज वो बीएनएसएस में शेड्यूल में दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। जनरली स्पीकिंग जो कम सिवियरिटी के ऑफेंस होते हैं, जैसे किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को धक्का दे दिया, तो वो कम सिवियरिटी के ऑफेंस माने जाते हैं। अगर गाली किसी लड़की को दी गई है या किसी वुमन को दी गई है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर किसी आदमी को दी गई है तो उसे वो मानते हैं कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। लेकिन आप औरत को गाली देते हैं, वुमन को गाली देते हैं, तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया हुआ है। ठीक है जी, आदमी की उतनी ही इज्जत है, तो आदमी को आप गाली दे सकते हैं, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। लेकिन उस केस में आदमी आपके ऊपर में कंप्लेन फाइल कर सकता है प्राइवेट, जिसका अगर उसके पास सबूत है कि गाली दी गई है तो मजिस्ट्रेट आपको सम्मन करके बुला लेगा। तो इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है जी। तो अब जो आपकी कंप्लेन है वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र कर रही है तो उस पे पुलिस जो है उसको डीडी एंट्री करेगी, उसमें एफआईआर दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करके उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अगर आपका जो कंप्लेन है उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको डेली डायरी में एंट्री करेगी, एंट्री करके आपको बताएगी कि आपकी कंप्लेन जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है और आप जो है इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाके प्राइवेट कंप्लेन फाइल कीजिए, हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। दिस इज दी प्रोसेस। इसमें भी कई बार क्या होता है कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस भी लेके जाते हैं तो पुलिस उस टाइम भी आपकी कंप्लेन को लेने से मना कर देती है। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। उस पर आपको एक एडवोकेट की सहायता लेनी होती है, उसका एक लीगल प्रोसेस है कि कैसे जाना है। पहले लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाते थे, आजकल 175(3) के थ्रू एक मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल होती है। और इन प्रैक्टिस में आपको बता दूं वो एप्लीकेशन बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग रह जाती है। मजिस्ट्रेट उस पर जनरली ऑर्डर नहीं करते, और ऑर्डर करते हैं तो उसको डिक्लाइन कर देते हैं पुलिस की बात मानते हुए। बट अगर आपकी कंप्लेन में दम है थोड़ा सा या आपके पास कुछ एविडेंस है तो उसमें एफआईआर भी कन्वर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसको रिफ्यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब जो पहले जो आपका सीआरपीसी में सेक्शन 154 था जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताया हुआ था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस के पास आ रहा है इन राइटिंग या वर्बली, तो पुलिस को उसे रिड्यूस करना है इन राइटिंग, या जो ऑफिसर इंचार्ज है उसने किसी को ऑथराइज कर रखा है, यानी ड्यूटी ऑफिसर वहाँ पे हैं, उनको ऑथराइज कर रखा है, तो वो अगर कोई वर्बली आके उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को वो नोट डाउन करेंगे, रिड्यूस करेंगे इन राइटिंग, और जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उससे उसको साइन करवाया जाएगा। साइन करवाने के बाद में उसे मार्क कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेन है तो उसे जो इन्फॉर्मेंट है उसको बता दिया जाता है कि आपकी कंप्लेन जो है नॉन कॉग्निजेबल है, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड सेक्शन जो बीएनएसएस के हमारे प्रोविजन है, नए प्रोविजन, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा समझें कि कंप्लेन के बारे में कानून क्या कहता है। तो ये कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया where the offense is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. तो इसमें एक चीज़ अभी ऐड कर दी, आप देखेंगे कि
कम्युनिकेशन मोड जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मोड के थ्रू भी आप कंप्लेन दे सकते हैं, यानी कि आप मेल कर सकते हैं थाने में। अब मेल करने के बाद में आगे इसमें बताया हुआ है कि अगर मेल करिए तो उसका कैसे आगे प्रोसीड करना है, वो इसमें है, आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर ओरली अगर वो दी गई है तो उसमें क्या करना है कि इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज, और अंडर हिज डायरेक्शन, या उनके डायरेक्शन के अंडर किसी और दूसरे पुलिस के ऑफिसर से, एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, और वो इन्फॉर्मेंट को आपको पढ़ के सुनानी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन है, every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it। जो इंसान इस इंफॉर्मेशन को लेके पुलिस के पास आ रहा है वो इस इंफॉर्मेशन को साइन करेगा। यानी कि पुलिस के पास कई बार कोर्ट में इल्जाम लग जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी खुद की बनाई हुई है। हालांकि पुलिस सुओ मोटो भी इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन वो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं कंप्लेन पे जो इनिशिएट होते हैं किसी पब्लिक कंप्लेन पे, तो उसमें वो जनरली जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसके साइन ले लेते हैं कि भाई आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, आपके बेसिस पे हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो बस वो ये कहते हैं कि भाई हम प्रोएक्टिवली होके इतना हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कंप्लेन आई थी, उसके बाद वी गॉट इनटू इन्वेस्टिगेट दी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दी गई है तो उसमें क्या कहता है कि इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम बाय हिम से मतलब है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है, ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। यानी कि आपने अगर मेल के थ्रू थाने में कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी है, कॉग्निजेबल, ये ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर थाने में जाके उस इन्फॉर्मेशन को साइन करना होगा। ये साइनिंग का इन्होंने पता नहीं क्यों इसमें इंक्लूड किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो बंदा मेल से आपको भेज रहा है आप उससे फ़ोन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप उसे थाने में ही क्यों बुलाना चाहते हैं? तो ये थोड़ा सा जो है मेरे को अजीब लगा। लेकिन एक जो फ़ायदा है वो ये है कि जो रिफ्यूज़ल जो होता था कि नहीं लेंगे कंप्लेन, वो नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लेन आपकी ऑलरेडी ऑनलाइन जा चुकी है। बस साइन करना है, तो आपको थोड़ी सी हैरेसमेंट ये है कि आपको थाने में जाके इसको साइन करके आना पड़ेगा अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ईमेल के थ्रू थाने में दिए। ठीक है। अब इसमें कहता है द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जो ओरली आई है तो आपने साइन करा लिया है, राइटिंग में रिड्यूस करके, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आई है तो 3 दिन में आपने उसको बुला के साइन करवा लिया है। दिस इंफॉर्मेशन जो ओरली या मेल के थ्रू आई है, इसको आपने एक बुक में रजिस्टर करना है। वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इनटू द बुक केप्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस। तो एफआईआर उसमें रजिस्टर कर दी जाए, ये इनका कहने का मतलब है। एफआईआर के लिए एक अलग रजिस्टर होता है जिसमें नंबर चढ़ता है, ये एफआईआर है। यानी कि थाने में अगर 100 एफआईआर पहले हो चुकी हैं तो आपकी जो एफआईआर हो रही है वो 101 नंबर की होगी, 101 बटे बाकी जो ईयर चल रहा है वो हो जाएगा, और उस आपके बाद की जो कंप्लेन आएगी वो 102 बटे सेम ईयर। इस तरह से एफआईआर के नंबर जो है दर्ज होते हैं, जो उस बुक में सीरियल वाइज लिखे होते हैं। उसमें फिर ड्यूटी ऑफिसर उसको आगे आगे असाइन कर देता है। इसमें प्रोवाइजो दिए हुए हैं इस कानून में हमारे में। तो क्या प्रोवाइजो दिए हुए हैं? ये कहता है कि अगर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो जिक्र कर रही है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कई सारे सेक्शन मेंशन किए हुए हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप है, मोलेस्टेशन है, असॉल्ट है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर इंफॉर्मेशन दी गई है जो मेल के थ्रू या ओरली दी गई है, जिसको रिड्यूस करके एफआईआर में रजिस्टर किया गया है, शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। ये देखिए कितनी इसमें जो कंप्लाई नहीं होता है। अगर वुमेन के अगेंस्ट वुमेन के रेफरेंस में वो कंप्लेन आई है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन को डिस्क्लोज कर रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए भी वुमेन पुलिस ऑफिसर थाने में होने चाहिए। ये कानून में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला प्रोवाइजो कहता है कि अगर ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन कमिट हुआ है और जो वुमेन है वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसको उस महिला के घर पे जाके उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है, और वहां पे स्पेशल एग्जीक्यूटर अगर वो बोलने में असमर्थ हैं या लैंग्वेज का इशू है तो
इंटरप्रेटर या एक स्पेशल एजुकेटर के मदद से आपको वो स्टेटमेंट वहां पे रिकॉर्ड करनी है। आगे ये प्रोवाइड करता है कि जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है उसको वीडियोग्राफ आपने करना है, उसका वीडियो बनाना है, और इसके बाद में उस तरह की इंफॉर्मेशन अगर है तो उस महिला को आपने मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने कराना है, जिसको पहले की लैंग्वेज में 164 की स्टेटमेंट बोला जाता था, आज की डेट में वो 183 BNSS की स्टेटमेंट होती है। वो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करानी है। कब करानी है? अगर इंफॉर्मेशन आई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, चाहे ओरली आई है चाहे ईमेल के थ्रू आई है, और क्राइम अगेंस्ट वुमन को वो डिस्क्लोज कर रही है, तो उस केस में उसको वीडियोग्राफ कराना है और वुमेन पुलिस ऑफिसर को उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। अगली बात ये करता है, जो कॉपी है, जो आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है, उसकी कॉपी जो इंफॉर्मेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपने देनी है। कॉपी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेंट को देनी है। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि विदाउट prejudice to the provisions contained in section 175 on receipt of information relating to commission of a cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offence, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days, or proceed with investigation where there exists a prima facie case. ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पुराने कानून से। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे, जो ओरली या मेल के थ्रू आई है, वो अगर इस तरह के ऑफेंस का जिक्र कर रही है जो 3 साल से 7 साल तक के बीच में पनिशेबल ऑफेंस का डिस्क्लोज कर रहा है, उस केस में इन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको डिस्क्रिशन दे दिया है। पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 2012 का जजमेंट था कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का जिक्र है कंप्लेन में तो पुलिस ने उसमें एफआईआर करनी ही करनी है। एफआईआर करने का मतलब है उसको इन्वेस्टिगेट करना ही करना है। अभी सरकार ने कानून चेंज करके इसमें एक थोड़ा सा डिस्क्रिशन पुलिस को दे दिया है कि अगर 3 साल से 7 साल के बीच में ऑफेंस पनिशेबल है जिसकी इंफॉर्मेशन आई है, तो आईओ का डिस्क्रिशन है कि उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, उसमें डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से उसकी परमिशन ले ले। अगर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने परमिशन दे दी है उस ऑफेंस में जो कि 3 साल से 7 साल के लिए पनिशेबल है, तो आईओ उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और विद इन 14 डेज वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंप्लीट करेगा। और अगर उसे लगता है कि इसमें प्राइमा फेसाई कुछ केस बनता है तो वो उसमें एफआईआर दर्ज करके उसको आगे प्रोसीड करेगा। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है पुराने कानून से नए कानून में। उसके बाद में इसका लास्ट जो पैरा है वो कहता है कि एनी अग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग बाय पोस्ट टू द superintendent of police concerned, who if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided in the Sanhita, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to the offence, failing which such aggrieved person may make an application to the मजिस्ट्रेट। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे थे ओरली या आप देना चाह रहे थे ईमेल के थ्रू, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेने से थाने में मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आप उसको पोस्ट के थ्रू या फिजिकली जाके सुपरिटेंडेंट ऑफिस का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके आप वो कंप्लेन को दे सकते हैं। और वो कंप्लेन जो है जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या तो खुद इन्वेस्टिगेट करे एज पर दी लॉ, और या उसे अपने किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट कराए
ये जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में एक अलग से प्रोविजन दे दिया है, जो अगर थाने में आपकी कंप्लेन रिफ्यूज की जाती है तो आप जाके एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सेक्शन बात करता है। अगला सेक्शन हमारा जो नॉन कॉग्निजेबल की मैं बात कर रहा था, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, उसको भी हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। सेक्शन है 174 BNSS का। ये कहता है कि व्हेन एन इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज of a police station to the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such terms, such form as the state government may by rules prescribe in this behalf, and refer the informant to the magistrate, forward the daily diary report of all such cases fortnightly to the magistrate. ये कह रहा है पहले पैरा में कि अगर जो इन्फॉर्मेशन आई है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आई है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपका डेली डायरी में एंट्री करनी पड़ेगी और इन्फॉर्मेंट जो है उसको बताना पड़ेगा कि आप जो है मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। और साथ ही साथ जो ये उसको मेंटेन कर रहे हैं सारे रिकॉर्ड को कि कितनी इनके पास में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट्स आई हैं, उनका रिकॉर्ड भी इन्हें मजिस्ट्रेट के पास में हर 14 दिन में भेजना होता है कानून के हिसाब से। No police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial. कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा विदाउट दी परमिशन फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट। अब ये जो मजिस्ट्रेट है ये ऐसा ना हो कोई भी मजिस्ट्रेट हो, मान लीजिए हरियाणा पुलिस का जो है कोई पुलिस ऑफिसर है और उसका कोई रिश्तेदार दिल्ली में मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्टिगेट कर लेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। नहीं, जो परमिशन लेनी होती है वो उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन है, उस मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। Any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of investigation, the power to arrest without warrant. An officer in charge of police station may exercise in a cognizable case. इसका मतलब है कि जो अगर कोई मजिस्ट्रेट इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को ऑथराइज कर देता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो पुलिस ऑफिसर के पास में वो सारी पावर्स होती हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को जिक्र करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो पावर्स हैं, वही पावर्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस के पास आ जाती हैं अगर वो इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट ने, कंसर्न मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर दी है। उसके बाद में ये कहता है कि वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 or more offenses of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case notwithstanding that the other offenses are non cognizable. अब कई बार क्या होता है कि आपने जो कंप्लेन करी है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी जिक्र है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी जिक्र है, तो क्या पुलिस कह सकती है कि आपके इसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है सिर्फ हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, नॉन कॉग्निजेबल को नहीं करेंगे? जी नहीं। अगर उसमें कंप्लेन में 2 या 2 से अधिक ऑफेंस का ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रखा है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाकी सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं, अगर एक भी ऑफेंस उसमें कॉग्निजेबल है तो सारे ऑफेंसेस को पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये इसमें ये प्रोवाइजो कहता है। ठीक है जी। इसके बाद में और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। अगर रिफ्यूज हो गया तो मजिस्ट्रेट के पास में किस तरह से जो है कंप्लेन करनी है, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा एक नया वीडियो बनाऊं, वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर। फिलहाल मैंने आपको कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और पुलिस में जाके जो कई बार हमें परेशानियां होती हैं उसके ऊपर जो नए कानून आए हैं उनके हिसाब से मैंने आपको ये जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड आई विल कम बैक अगेन विद न्यू टॉपिक ऑन द सेम सब्जेक्ट। थैंक यू ऑल।